हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओलिगोपोली के बारे में। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। ओलिगोपोली इज सेड टू प्रिवेल व्हेन देयर आर फ्यू सेलर इन द मार्केट। मतलब ओलिगोपोली वहाँ होती है जहाँ पर कुछ एक सेलर होते हैं मार्केट में जो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और सेल करते हैं। व्हेन देयर आर टू और मोर देन टू बट नॉट मैनी। दो या फिर दो से ज़्यादा सेलर हो सकते हैं लेकिन बहुत सारे सेलर नहीं हो सकते। आपको याद होगा मैनी सेलर्स की बात हमने किस मार्केट में की थी? परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। मोनोपोली में हम सिंगल सेलर की बात करते हैं और ओलिगोपोली में हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्यू सेलर्स की। फ्यू सेलर्स में कितने सेलर्स आते हैं? 2 से 10 सेलर्स। अगर हम ओलिगोपोली में ही एक और केस की बात करें जिसमें सिर्फ 2 ही सेलर की बात की जाती है, वो होता है ड्यूओपोली का केस। अब ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं, हमें पता है, तो कंपटीशन भी इन फ्यू सेलर्स के बीच में होगा, इसलिए यहाँ कहा जाता है कि कंपटीशन अमंग द फ्यू। ओलिगोपोली 2 टाइप्स के होते हैं, प्योर ओलिगोपोली और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। वैसे तो ओलिगोपोली के टाइप्स बहुत सारे हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट देखा जाए तो ओलिगोपोली 2 तरह के होते हैं, प्योर ओलिगोपोली और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। प्योर ओलिगोपोली में होमोजीनियस नेचर के प्रोडक्ट आते हैं और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली में डिफरेंशिएटेड बट क्लोज सब्स्टिट्यूट वाले प्रोडक्ट आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली। फर्स्ट है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस किस चीज़ की होती है फर्म्स के बीच में? डिसीजन मेकिंग की। मतलब कि आपने अपने प्रोडक्ट के प्राइस में कुछ चेंज किया है तो राइवल फर्म भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज करेगा ही करेगा। कितना करता है वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन वो चेंज जरूर करेगा। इसलिए यहाँ पर बोला जाता है एक्शन ऑफ वन फर्म अफेक्ट द एक्शन ऑफ अदर फर्म। ये होता है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन फर्म। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट। हमें पता है ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं और कंपटीशन भी फ्यू सेलर्स के बीच में होता है, इसलिए यहाँ पे फर्म्स क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए और अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए एडवर्टीजमेंट करती हैं। आपको याद होगा परफेक्ट कंपटीशन में हमने एडवर्टीजमेंट नहीं की थी क्योंकि वहाँ पे होमोजेनियस नेचर के प्रोडक्ट थे। मोनोपोली में भी सिंगल सेलर था जिसकी हमें एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं थी, वहाँ पर भी। मोनोपोलिस्टिक में हम एडवर्टीजमेंट करते हैं क्योंकि वहाँ पे मैनी सेलर्स होते हैं और प्रोडक्ट जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, लेकिन वहाँ पे इंटरडिपेंडेंस नहीं होता, वहाँ पे इतना फर्क नहीं पड़ता एक फर्म के दूसरे से। लेकिन ओलिगोपोली में पड़ता है, इसलिए यहाँ पे एडवर्टीजमेंट ज़्यादा की जाती है मोनोपोलिस्टिक के मुकाबले। और इसको हम नॉन प्राइस कंपटीशन भी कहते हैं। नॉन प्राइस कंपटीशन क्या होता है? देखो, प्राइस कंपटीशन होता है प्राइस वॉर, मतलब कि प्राइस में कम्पीट करना। अगर आपने प्राइस कम की है अपने प्रोडक्ट का तो राइवल फर्म भी प्राइस कम करेगी, आपने फिर किया कम तो राइवल फर्म भी फिर कम करेगी। ये होता है प्राइस वॉर। लेकिन यहाँ पर वॉर होती है एडवर्टीजमेंट के थ्रू, यहाँ पे प्राइस वॉर नहीं होती, यहाँ होता है नॉन प्राइस कंपटीशन। नेक्स्ट आता है इनडिटर्मिनेट ऑफ डिमांड कर्व। अब यहाँ पे बोला जाता है कि डिमांड कर्व को डिटरमाइन करना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि आपको पता है आप प्राइस चेंज कर रहे हो अपने प्रोडक्ट का, राइवल फर्म भी चेंज करेगी, आप फिर चेंज करोगे, राइवल फर्म भी फिर चेंज करेगी। इसलिए वो यहाँ पे बोला जाता है कि डिमांड कर्व जो है वो इतना इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि डिमांड कर्व जो है हमारी कंटिन्यूसली शिफ्ट होती रहती है। किसकी वजह से? इंटरडिपेंडेंस की वजह से। नेक्स्ट है ग्रुप बिहेवियर। आपको पता है कि सभी फर्म जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करती हैं। प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए सब अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो ओलिगोपोली में क्या होता है, सभी फर्म्स मिलके स्ट्रेटेजी बनाती है रादर देन इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी, इसलिए यहाँ बोला जाता है ग्रुप बिहेवियर। नेक्स्ट आता है कॉजेज। ऐसे क्या क्या कारण है जिसकी वजह से मार्केट में ओलिगोपोली एग्जिस्ट करती है? सबसे पहला रीजन है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर मार्केट में इकोनॉमीज ऑफ स्केल एग्जिस्ट करती है
आपको पता कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है, तो इससे हमारी एवरेज कॉस्ट कम होगी और हमारा आउटपुट जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की वजह से कुछ एक फर्म्स जो है मार्केट की सारी डिमांड जो है फुलफिल कर देती हैं बाय प्रोड्यूसिंग ऑन ए लार्ज स्केल। अगर वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगी तो उनकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाएंगी। और यहाँ पर हो सकता है जो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हो वो हो ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर हो, मतलब कि किस बेस पे हमें इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिल रही है, डिवीजन ऑफ लेबर। अगर मान लो कोई एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है जिसको बनाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो बड़ी फर्म्स क्या करती हैं, उसको उसके टास्क को सिंपल सिंपल छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देती है, और जो वो टास्क पूरे किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, स्पेशलाइज वर्कर के द्वारा। इसलिए जो बड़ी फर्म्स होती हैं उनको एडवांटेज मिल जाता है ओवर द स्मॉल फर्म, कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का उनको बेनिफिट मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। अब वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेगी तो उनकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी उतनी ही कम हो जाएगी। ये था पहला रीजन। नेक्स्ट आता है लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट। अब हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए फिक्स कॉस्ट भी लगानी पड़ेगी, और फिक्स कॉस्ट भी लार्ज अमाउंट में। और वो फिक्स कॉस्ट कवर कहाँ से करेंगे? अब जो फर्म फिक्स कॉस्ट लगा रही हैं और वो भी बहुत भारी मात्रा में, तो वो कवर कहाँ से करेंगी? प्रोडक्शन करके, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करके। इसलिए यहाँ पर जो बड़ी फर्म होती है वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती है, और जब वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती है अपने फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए, तो उनकी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। अब उनकी एवरेज फिक्स कॉस्ट कम हो गई तो वो मार्केट में जब अपना प्रोडक्ट लेकर आएंगी तो वो अपना प्राइस कम रखेंगी, और उनके लिए बहुत इजी हो जाता है राइवल फर्म को कम्पीट करने से, क्योंकि उनका प्राइस पहले से ही कम है। और जो छोटी फर्म्स होती है वो स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन कर रही होती है, इसकी वजह से उनको यहाँ पे प्राइसिंग एडवांटेज भी मिल जाता है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। अब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के प्रोडक्ट बनाती है फर्म, तो उसके पास कुछ पावर भी होगी। अब वो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के प्रोडक्ट लेकर आई है, मतलब कि डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स लेकर आई है जिसके अंदर वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट है, तो उसके पास कुछ एक पावर भी आ जाएगी मार्केट की। पावर कैसे? कि जो मार्केट होगी उसका क्या था, मैक्सिमम शेयर ही उसके पास हो। अगर उसके पास मार्केट का मैक्सिमम शेयर होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसकी रेपुटेशन अच्छी है मार्केट में। अब जो नई फर्म आएगी उसके लिए बहुत मुश्किल होगा मार्केट में एग्जिस्ट करना, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग फर्म है उसकी रेपुटेशन बहुत हाई है मार्केट में, और उसकी वैरायटीज़ भी बहुत सारी है प्रोडक्ट की। और कई बार तो ऐसा करती हैं फर्म्स कि अपना प्राइस जानबूझकर कम कर देती हैं, जिससे मार्केट में जो नई फर्म आती है उनको प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट आता है बैरियर्स टू एंट्री। अब नई फर्म को यहाँ पर बैरियर होते हैं एंट्री के लिए। वो कैसे होते हैं? दो तरह के बैरियर्स होते हैं ओलिगोपोली में, टेक्नोलॉजिकल बैरियर और लीगल बैरियर। टेक्नोलॉजिकल बैरियर तो हो गया टेक्नोलॉजी का, हो सकता है जो नई फर्म आ रही है उसके पास वो टेक्नोलॉजी ना हो, वो नॉलेज भी ना हो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और लीगल बैरियर कौन से होते हैं? कई बार क्या करती है कि गवर्नमेंट ही लगा देती है बैरियर, ताकि मार्केट में ज़्यादा कंपटीशन ना हो, क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन से सोसाइटी को भी हार्म होता है ना। इस वजह से वो क्या करती है, बैरियर लगा देती है ताकि अवॉइड कर सके बहुत ज़्यादा कंपटीशन को मार्केट में। और कई बार तो पेटेंट दे देती है, जैसे वो नए नए जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको पेटेंट दे देती है, जिससे वो बैरियर का काम करता है न्यू फॉर्म के लिए। ये थे सभी रीज़न, ऐसे रीजंस जिसकी वजह से मार्केट में ओलिगोपोली एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अप्रोचेस टू डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट अंडर ओलिगोपोली। हमने पीछे पढ़ा था इनडिटर्मिनेट ऑफ डिमांड कर्व। यहाँ पे इतना इजी नहीं होता कि प्राइस एंड आउटपुट को हम डिटरमाइन कर सकें, इसलिए ओलिगोपोली में अप्रोचेस दी गई है कुछ एक, जिसके अंदर कुछ ना कुछ हर इकोनॉमिक्स ने अजम्पशन ली है। उस अजम्पशन के बेसिस पे यहाँ पर ओलिगोपोली में प्राइस एंड आउटपुट डिटरमाइन किया जाता है। पहली अप्रोच है इग्नोरिंग इंटरडिपेंडेंस। हमने पीछे इग्नोरिंग इंटरडिपेंडेंस जो है पढ़ा है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ओलिगोपोली का।
इसमें क्या था कि जो एक्शन था एक फर्म का वो अफेक्ट कर रहा था दूसरी फर्म को, मतलब कि अगर हम प्राइस में चेंज करते थे तो जो राइवल फर्म थी वो भी चेंज कर रही थी, यही था ना इंटरडिपेंडेंस। तो यहाँ पर कुछ एक इकोनॉमिक्स ने क्या माना है कि वो ये इंटरडिपेंडेंस को इग्नोर करके चलेंगे। अब वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है कॉर्नट और सेकंड बर्ट्रैंड। इन्होंने कुछ एज्यूम किया है जिसकी वजह से वो ओलिगोपोली में अपना प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन कर सके, और इन दोनों ने ही ये माना है कि वो इग्नोर करके चलेंगे इंटरडिपेंडेंस को। कॉर्नट की एजम्पशन देखते हैं कि इसने क्या कहा है। राइवल फर्म आउटपुट रिमेन कांस्टेंट। कॉर्नट ये मानकर चल रहा है कि अगर वो अपने आउटपुट में चेंज करता है तो उसका जो राइवल फर्म है वो कांस्टेंट ही रखेगा, वो चेंज नहीं करेगा, वो ये मानकर चलता है। और जो बर्ट्रैंड है उसने क्या माना है कि जो राइवल फर्म का प्राइस है वो अनचेंज रहेगा। मतलब कि अगर मैं अपने प्राइस में कुछ चेंजेस करती हूँ तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि जो राइवल फर्म है वो चेंज नहीं करेगा अपने प्रोडक्ट के प्राइस में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि कॉर्नट ने क्या अज्यूम किया है और बर्ट्रैंड ने क्या अज्यूम किया है। सेकंड अप्रोच की बात करते हैं। सेकंड अप्रोच है हमारी प्रेडिक्टिंग रिएक्शन पैटर्न एंड काउंटर मूव ऑफ राइवल। यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं अपने प्रोडक्ट में या अपने प्राइस में या आउटपुट में, हम ये देखते हैं कि जो राइवल फर्म है उसका रिएक्शन क्या होगा। यहाँ पर उसके रिएक्शन पैटर्न को प्रेडिक्ट किया जाता है, और वो किस मॉडल के थ्रू किया जाता है? किंग डिमांड कर्व। यहाँ पे एक मॉडल आता है किंग डिमांड कर्व। यहाँ इसके थ्रू हमें पता लगाते हैं कि जो रिएक्शन होगा राइवल फर्म का वो क्या होगा। इसके अंदर क्या बोला गया है? ओलिगोपोलिस्टिक फर्म बिलीव दैट इफ ही लोअर द प्राइस बिलो द प्रिवेलिंग प्राइस his competitor will follow him। अगर आप अपना प्राइस कम करते हो, जो मार्केट में चल रहा है उससे भी कम कर देते हो, तो जो आपका राइवल फर्म है वो भी कम करेगा। लेकिन आगे एक और चीज लिखिए, इफ ही रेजेस द प्रोडक्ट, अगर आप प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देते हो अबव द प्रिवेलिंग प्राइस, जितना मार्केट में चल रहा है उससे ज़्यादा कर देते हो, तो आपका कॉम्पिटिटर जो है वो आपको फॉलो नहीं करेगा। कितना चालू है यहाँ पे राइवल। अगर हम कम करते हैं प्राइस तो हमें वो फॉलो करता है, लेकिन अगर हम बढ़ाते हैं प्राइस तो वो फॉलो नहीं करता। और ये डिमांड कब दिया किसने है? किंग डिमांड का पॉल एंड स्वीजी और हॉल एंड हिच ने। नेम याद रखना इनका। ये है इसकी फिगर, ये है प्रीवेलिंग प्राइस ओ पी जो मार्केट में रखा गया है, और ये हो गई हमारी क्वांटिटी ओ एम। ये बनता है ऐसे किंग। ऊपर वाली जो कर्व है वो फ्लैटर डिमांड कर्व होती है, और ये नीचे आते आते स्टीपर डिमांड कर्व हो जाती है। यहाँ पे हमारी डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? ग्रेटर देन 1। और यहाँ पर नीचे वाले में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? लेस देन 1। अब देखो, मान लो मैंने प्राइस कम किए, ये हो गई प्राइस, तो डिमांड हो गई इतनी। देखो प्राइस ज़्यादा कम किए, डिमांड में है थोड़ा सा ही फर्क आया, इसलिए यहाँ पर जो होता है क्या बोलते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? लेस देन 1। अगर मैं प्राइस बढ़ा दूँ तो मेरी डिमांड में देखो कितना फ़र्क आ जाएगा। प्राइस तो मैंने एक तरह से ही बढ़ाए थे, लेकिन डिमांड कितनी कम हो गई। तो यहाँ पर क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, कि अगर आप अपने प्राइस कम करते हो तो राइवल फर्म भी कम करती है, लेकिन अगर आप प्राइस बढ़ाते हो तो राइवल फर्म जो है प्राइस नहीं बढ़ाती। ये होता है किंग डिमांड कर्व। नेक्स्ट अप्रोच आती है कोऑपरेटिव बिहेवियर की। इसके अंदर दो टाइप होते हैं, ये दो तरह के बिहेवियर, कार्टेल और प्राइस लीडरशिप। कार्टेल क्या होता है? अब यहाँ पर फ्यू फर्म जो है वो डिसाइड करती है हम ग्रुप में काम करेंगे, उसी ग्रुप को बोला जाता है कार्टेल। ग्रुप को ही नाम दिया गया है कार्टेल। दो तरह के कार्टेल होते हैं, परफेक्ट कार्टेल और
मार्केट शेयरिंग कार्टेल। परफेक्ट कार्टेल में जो प्राइस आउटपुट है वो कौन डिटरमाइन करता है? एक एजेंसी, जिसको हम बोलते हैं CAA, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी। यही एजेंसी प्राइस एंड आउटपुट डिटरमाइन करती है सभी फर्म्स के लिए, और जो प्रॉफिट आता है वो भी डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? यही एजेंसी। या तो प्री डिटरमाइन होता है प्रॉफिट कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर कॉस्ट के बेसिस पे कौन करता है? यही एजेंसी। नेक्स्ट आता है मार्केट शेयरिंग कार्टेल। मार्केट शेयरिंग कार्टेल में भी दो तरह के होते हैं, नॉन प्राइस कंपटीशन और आउटपुट कोटा। अब नॉन प्राइस कंपटीशन तो हमने पहले पढ़ा है कि प्राइस में कंपटीशन नहीं होता। कैसे होता है? एडवर्टीजमेंट के थ्रू। तो यहाँ पर प्राइस फिक्स रहता है। नॉन प्राइस कंपटीशन में क्या होता है? प्राइस फिक्स रहता है, लेकिन जो फर्म अपने आउटपुट है वो अपने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करती है, अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर जो होती है वो एडवर्टीजमेंट की कंपटीशन होती है। जितनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करोगे उतनी ज़्यादा सेल होगी, इसलिए यहाँ पे बोला गया है नॉन प्राइस कंपटीशन। नेक्स्ट आता है आउटपुट कोटा। अब देखो मार्केट में अगर फर्म जो होमोजेनियस प्रोडक्ट बना रही हैं तो उनकी कॉस्ट भी सेम होएगी, तो उनका मार्केट शेयर और आउटपुट कोटा भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट में फर्म जो है डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट बना रही हैं तो उनका मार्केट शेयर, उनकी कॉस्ट और आउटपुट कोटा सब अलग होगा। तो अब यहाँ पर कैसे डिटरमाइन होगा प्राइस एंड आउटपुट? यहाँ पे डिटरमाइन होता है थ्रू बार्गेनिंग पावर बिटवीन द फर्म्स। अब बार्गेनिंग पावर भी दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, पास लेवल सेल और प्रोडक्टिव कैपेसिटी किसी भी फर्म की। अब कई फर्म क्या कहती है कि इन दोनों चीज़ों में तो मैनिपुलेशन हो सकता है, इसलिए वो क्या डिसाइड करती हैं कि वो हम डिसाइड कैसे करेंगी? बार्गेनिंग पावर और स्किल के द्वारा। अब कई बार इसमें क्या होता है, रीजन वाइज भी डिसाइड कर दिया जाता है मार्केट शेयर को। ये तो था आपका कार्टेल। अब बात करते हैं प्राइस लीडरशिप की। प्राइस लीडरशिप क्या होता है? यहाँ पे एक लीडर बना दिया जाता है, वही प्राइस डिसाइड करता है, और जो बाकी की फर्म्स होती हैं वह उससे फॉलो करती है। इसमें पहली आती है लो कॉस्ट फर्म, मतलब कि प्राइस लीडरशिप बाय लो कॉस्ट फर्म। अब जिस फर्म की लो कॉस्ट आ रही है तो अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी कम रखेगी, तो ऑटोमेटिकली वही लीडर बन जाएगी रादर देन द हाई कॉस्ट फर्म, क्योंकि उसको पता है कि उसकी डिमांड ज़्यादा होने वाली है। इसलिए यहाँ पे हाई कॉस्ट जो फर्म होती है उनको लॉस होता है, और क्योंकि उनको फॉलो करना पड़ता है लो कॉस्ट वालों को। जो लो कॉस्ट फर्म डिसाइड करती है प्राइस, वही हाई कॉस्ट फर्म वालों को भी रखना पड़ता है। अगर वो नहीं रखेंगे तो उनको लॉस होगा। सेकंड आता है डोमिनेंट फर्म। अब कई बार क्या होता है, मार्केट में कोई ऐसी फर्म भी होती है जो डोमिनेंट करती है। डोमिनेंट कैसे हो सकता है? कि आधे से ज़्यादा मार्केट शेयर किसी एक फर्म के पास ही हो। अगर किसी मार्केट शेयर जो है किसी फर्म के पास है, किसी एक फर्म के पास है ज़्यादा शेयर, मान लीजिए 80% शेयर किसी एक फर्म के पास है, 20% शेयर बाकी और फर्म्स के पास है, तो जो 80% वाली फर्म है उसने अच्छी खासी मार्केट कैप्चर कर रखी है, तो वो डोमिनेंट हो गई मार्केट में। अब जो वो प्राइस डिसाइड करेगी तो सभी फर्म को वही फॉलो करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्राइस लीडरशिप बाय डोमिनेंट फर्म। नेक्स्ट आता है बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। अब इसमें क्या होता है, देखो सभी फर्म न्यू नहीं होती है ना मार्केट में, कुछ एक ओल्ड भी होती है, एक्सपीरियंस भी होती है। तो यहाँ पर सभी फर्म्स क्या डिसाइड करती हैं कि जो सबसे पुरानी एग्जिस्टेंट फर्म होती है, जो एक्सपीरियंस फर्म होती है, उसको एज ए लीडर बना देती है। वो एज ए लीडर काम करती है, जो वो प्राइस डिसाइड करती है सभी फर्म्स उसको फॉलो करती हैं। वो होता है बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। नेक्स्ट आता है एक्सप्लॉयटेटिव और अग्रेसिव प्राइस लीडरशिप। ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि स्मॉल फर्म्स का एक्सप्लॉयटेशन करना है। यहाँ पर कुछ एक डोमिनेंट फर्म क्या करती है, अपने आप को लीडर समझती हैं और प्राइस डिसाइड करती है, और जो बाकी फर्म्स होती हैं वो उनको इंसिस्ट करती है कि जो हमने प्राइस डिसाइड किया है आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। यह था आपका प्राइस लीडरशिप। अब लास्ट अप्रोच आती है गेम थ्योरी अप्रोच। इसके अंदर क्या होता है, ओलिगोपॉलिस्टिक फर्म डज नॉट गेस इट्स राइवल रिएक्शन पैटर्न। यहाँ पे
इस थ्योरी में क्या कहा गया है कि राइवल फर्म के रिएक्शन को नहीं हम गेस करेंगे, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजी पे नजर रखेंगे। यहाँ पर फर्म क्या करती है, अपने राइवल फर्म की स्ट्रेटेजी को देखती है और जो उसमें से अच्छी होती है उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी पॉलिसीज बनाती है और अलग अलग डिफरेंट मूव्स करती है जो भी अच्छे प्रोडक्ट के लिए उनके अच्छे होते हैं। और ये किसने दी थी थ्योरी? न्यूमैन और मॉर्गेस्टर्न ने। नेम याद रखना। ये था आपका ओलिगोपोली के बारे में। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।